नमस्कार दोस्तों, करंट इश्यूज़ की हमारी अगली कड़ी में जैसा कि हम पहला एक वीडियो बना चुके हैं आज, और मैंने आपसे वादा करा था कि मैं लगातार रोज़ किसी न किसी एक मुद्दे पर जो है वीडियो बनाकर और उसकी सारी हर एस्पेक्ट की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आज उसी कड़ी में दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूं, और ये वीडियो आज है एक नए चर्चित मुद्दे पर जिसका लेना देना जो है आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा। पीएम केयर फंड, जो कि अभी रिसेंटली गठित एक फंड था, और उसकी सीएजी ऑडिट से रिलेटेड। पीएम केयर फंड क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं। उस वीडियो में पीएम केयर फंड की सारी बेसिक जानकारियां मैंने दे दी थी। तो आप में से जो लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड क्या है, तो वो लोग जो हैं उस वीडियो को भी एक बार देख लें। करंट अफेयर्स की हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो गिवन है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि पीएम केयर फंड बेसिकली अभी कोरोना के पेंडेमिक टाइम में भारत सरकार ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर एक फ़ंड बनाया है, और उस फंड में कोई भी व्यक्ति वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर सकता है, पैसे दे सकता है। 10 रुपये से लेकर ऊपर तक कितना भी अमाउंट आप उसके अंदर जमा करा सकते हो। सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कोविड पेंडेमिक को मिटिगेट करने और उससे लड़ने और उसके संबंधित खर्चों के अंदर काम में लेगी। तो पीएम केयर फंड की बेसिक जानकारी तो यही है। हालांकि ऐसा नहीं है इससे पहले कभी ना बना हो, इससे पहले भी ऐसे कुछ फंड्स बन चुके हैं। पीएम केयर फंड जैसे ही फंड पहले भी बन चुके हैं, और इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए काम करने वाला है। और ख़ास बात यह है कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है जिसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा, लोग अपनी मर्जी से देंगे, इसमें कोई किसी पर बाउंडेशन नहीं है। 10 रुपये जैसा मिनिमम कंट्रीब्यूशन भी उसके लिए रखा गया है। तो पीएम केयर फंड की जानकारी इतनी तो यहाँ तक है, और बाकी आप इससे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। अब बात आती है कि इस फंड के सीएजी ऑडिट की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीएजी क्या है। सीएजी का पद भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में गिवन है। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की जो पोस्ट क्रिएट की गई है, इसको हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये पद जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब वो संविधान बना रहे थे उस दौर में, उन्होंने ऐसा कहा था, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और ये जो है गार्जियन है पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स का गार्जियन होने का मतलब है कि लोगों के, सरकार के जो पैसे हैं, सरकार की जो आमदनी है, सरकार का जो खर्चा है, उसका गार्जियन है। चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, दोनों ही लेवल पर सीएजी जो है ऑडिट करने का काम करता है, चेक लगाने का काम करता है सरकारी इनकम पर और सरकारी खर्चों पर। अब यहां बात आती है कि सीएजी का काम क्या है, वर्क क्या है। तो एग्जैक्टली देखें तो नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी। ऑडिट करने का काम है और कंट्रोल करने का काम है, नियंत्रण रखने का काम है। तो जो ऑडिटिंग का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड भारत सरकार का सबसे बड़ा फंड है जिसमें लगभग सारी आमदनी और सारा खर्चा वहीं से ही होता है। उस फंड से जितनी भी इनकम आती है, जितना भी खर्चा होता है, उसकी ऑडिट करने का काम जो है सीएजी करता है। सेम ऐसा का ऐसा स्टेट लेवल पर जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑडिट का काम सीएजी करता है। इसके अलावा कंटिंजेंसी फंड, जो कि किसी आकस्मिक मुसीबत के लिए यदि कोई फंड दिया जाता है या उसको काम में लिया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल से होता है जनरली, तो उस प्रेसिडेंट की अप्रूवल वाले कंटिंजेंसी फंड की ऑडिट भी सीएजी करता है। और साथ साथ पब्लिक अकाउंट की ऑडिट भी करता है, जिसमें सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले लोगों के जो है अकाउंट होते हैं। पीएफ का अकाउंट जैसे पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है, तो ऐसे अकाउंट्स में पैसा का आना और वहाँ से निकलना, इसकी ऑडिट भी डिपार्टमेंटल वाइज जो है सीएजी कंडक्ट करवाता है। साथ साथ में कुछ एक्सपेंडिचर्स और हो सकते हैं, जैसे कि जितना भी भारत सरकार का डेट है, डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, उन सब की ऑडिट करने का काम। और इस सब के बाद में गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं, एज वेल एज कॉरपोरेशंस हैं, बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार ने क्रिएट की हुई हैं, उन सब की इनकम एक्सपेंडिचर की ऑडिट करने का काम सीएजी करता है। इसके बाद भी यदि प्रेसिडेंट कुछ उसको कहता है तो सीएजी प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर भी उस पर्टिकुलर एक्शन की ऑडिट करने का काम करता है। तो ये कुल मिलाकर सेक्टर्स हैं जहां पर सीएजी का जो है एक जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं, या उसका वर्क एरिया है जहां पर वो काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम केयर फंड की ऑडिट भी
सीएजी के अंडर होनी चाहिए। ये विवाद क्यों उठा, तो हम शुरुआत करते हैं इस बात की। ये एक्चुअल में कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया था और ऑपोजिशन में होने के नाते ये हमारे यहाँ एक विपक्ष धर्म की जैसे भी है कि वो सरकार को जो है रेगुलेट रखने और उनकी नीतियों की आलोचना लगातार करते रहें ताकि सरकार भी जो है वो ऑटोक्रेटिक मोड पर ना चली जाए। तो उन्होंने ये क्लेम करा कि ये जो फंड है ये सरकार इसको मिस अप्रोप्रिएट कर रही है और सरकार का इसका इस्तेमाल जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी ट्रांसफर करके करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी देश में कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है, तो एनडीआरएफ के फंड में इसको ट्रांसफर करके काम में लिया जाना चाहिए। सवाल उठाने का कारण क्या था? एक्चुअली में सरकार ने पहले 5 दिन में पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया था उसकी जानकारी तो दे दी थी। ये करीब करीब 3076 करोड़ रुपए उसके अंदर जमा हुए थे, पर उसके बाद से अप्रैल के महीने में और उसके आगे के महीनों में कितना पैसा पीएम केयर में आया, ये जानकारी सरकार ने अभी तक हमारे को नहीं दी या पब्लिक डोमेन में नहीं डाली। और ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकार की कोई कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट भी नहीं है, ये एक ओपन ट्रस्ट की जैसे काम कर रहा है। इसमें सरकार का ना तो कोई इनकम का लेना देना है, ना सरकार का कोई एक्सपेंडिचर का काम है। तो सरकार ने इसकी जानकारियां जो है पब्लिक डोमेन में शेयर भी नहीं करी और उसका इस्तेमाल लगातार कोविड के लिए करती रही। जब ये सवाल खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, एक पिटीशन लगी और उस पिटीशन के अंदर ये बात हुई और कि इसको फंड को ओपन किया जाना चाहिए और इस ओपन करने के साथ साथ इसकी सीएजी से ऑडिट की जानी चाहिए, ये क्लेम किया गया। जब ये क्लेम सामने आया तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच फॉर्म करी, जस्टिस अशोक भूषण के बेंच को उन्होंने बनाया और उन्होंने इस केस को स्टडी करा। जब ये केस को स्टडी करा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कुछ रूलिंग्स अपनी दी, सारा कुछ स्टडी करने के बाद, जिसमें पीएम केयर फंड के नेचर को भी उन्होंने स्टडी करा। नेचर को स्टडी करने में उन्होंने ये देखा कि ये गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का कोई बॉडी है, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, कुछ भी नहीं है। जब ये स्टडी करा तब पता चला कि पीएम केयर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और चैरिटेबल ट्रस्ट का गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और साथ ही साथ जो उसका पब्लिक अकाउंट है, इन तीनों फंड से एक्सक्लूड है, अलग है। तो आर्टिकल 148 में जो सीएजी हमारा है वो इसकी ऑडिट करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर फिर चर्चाएं जो है सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के पावर्स को भी स्टडी करा, जो कि मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि क्या क्या काम है जिनकी ऑडिट करने का जो है जिम्मा सीएजी के पास है। तो जब अशोक भूषण जी ने इसको स्टडी करा तो उन्होंने अपने डिसीजन में ये बोला, सबसे पहली बात उन्होंने यही बोली कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते इसका कोई भी परव्यू ऐसा नहीं है जिसकी ऑडिट सीएजी को करनी चाहिए। ये सीएजी के उस एरिया में आता ही नहीं है। ये एक फंड है जो कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है और इसमें लोग जो पैसा डाल रहे हैं वो एक चैरिटी की तरह दे रहे हैं, उसका कोई गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीएजी जो है वो इसको ऑडिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो भी ऐसी चीज, एनीथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, वो कभी भी सीएजी की तरफ से ऑडिट नहीं किया जाता। कभी किसी चीज में बजट सपोर्ट यदि नहीं है, गवर्नमेंट के खुद के पैसे उसमें नहीं लगे हुए हैं, बजट में एलोकेशन नहीं हुआ है, बजट में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा यदि कोई काम किया जाता है तो उसकी ऑडिट सीएजी कभी नहीं करता। ये सीएजी के एरिया के बाहर है। तीसरी बात, नो ओकेजन ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर फंड टू एनडीआरएफ। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि ये क्लेम भी हुआ है कि पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं दिखता है कि पीएम केयर के फंड को एनडीआरएफ में डालना जाना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे के वीडियो में ही, इसी में ही, कि क्यों हम उसमें नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ में देयर इज नो नीड फॉर सीएजी ऑडिट, ये फाइनल उन्होंने अपना कंक्लूड कर दिया। तो उसके बाद से ये विवाद तो खत्म हो गया कि पीएम केयर फंड की सीएजी ऑडिट होनी चाहिए। अब बात यहां आती है कि क्या पीएम केयर फंड के पैसे को हम एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो पहली बात तो ये जान लें कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट बना हुआ है 2005 का, एनडीएमए 2005, उसके तहत एनडीआरएफ बनाया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने का है। उसमें भी उन्होंने पूरी स्ट्रीमलाइन करी हुई है कि किन किन चीजों में हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और इस फंड का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जाएगा।
पीएम केयर के बारे में एक बड़ा स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि ये फंड कोविड को देखकर बनाया गया है और कोविड सिचुएशन से लड़ने के लिए सरकार ने लोगों से अपील करी है कि वो सपोर्ट करें ताकि हम इस बड़ी महामारी के लिए एक बड़ा फंड अलग से लेकर और उसको हम जो है उससे लड़ सकें। तो पीएम केयर का ऑब्जेक्टिव बड़ा डिफरेंट है, एनडीआरएफ का ऑब्जेक्टिव अलग है। एनडीआरएफ है एनडीएमए एक्ट 2005 में बना है, तो दोनों सेपरेट हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि दो अलग अलग एंटिटीज को एक फंड को उठाकर दूसरे फंड में डालना, ट्रांसफर करना, यह फिजिबल नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यहां यह बात जान लेना जरूरी है कि एनडीएमए की ऑडिट होती होगी, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो एक्ट के तहत बनी एक संस्था है, उस अथॉरिटी को फंड मिलता है, उस फंड में जो भी आता है पैसा और खर्च होता है उसकी ऑडिट होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है और बॉडी यदि कोई काम करती है तो उसके ऊपर ऑडिट करने का राइट सीएजी का रहता है। तो बेसिकली ये कुछ बातें हैं, सेपरेट एंटिटी होने की बिंदु उसके अंदर उन्होंने बोले थे। हालांकि जिन लोगों ने ये ट्रांसफर करने की बात करी थी तो उन्होंने एक रूलिंग दी थी, उन्होंने अपनी तरफ से एक जो है दलील दी थी कि अंडर सेक्शन 12 ऑफ एनडीआरएफ, जो एनडीएमए एक्ट का एनडीआरएफ फंड जो बनता है उसके सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग बेसिक जो जरूरतें हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे इस फंड से किए जाते हैं और पीएम केयर भी जनरली वही करता है। तो उन्होंने बोला कि एनडीआरएफ के अंदर हमको इन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पीएम केयर फंड की जरूरत है, क्योंकि आज डिजास्टर के साथ साथ में जहां पर बाढ़ आ रही है वहां बाढ़ के साथ साथ में कोरोना का चैलेंज भी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसके अंदर आप क्या शामिल करते हो, शेल्टर शामिल करते हो, फूड करते हो, मेडिकल फैसिलिटीज करते हो, हाँ ये इवैक्यूएशन का काम शामिल करते हो, साथ साथ में आप सैनिटेशन का काम करते हो, ड्रिंकिंग वाटर को शामिल करते हो। ये बेसिक चीजें पीएम केयर के अंदर ऑटोमेटिकली की जा रही हैं। तो उस फंड को इधर ट्रांसफर कर फिर वापस वही खर्चा कराना, उन्होंने बोला कि यदि कोई कोविड पेशेंट आता है तो ये सारी फैसिलिटीज उसको दी जाती हैं, फूड हुआ, उसके साथ में सैनिटेशन हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, क्लीनलीनेस हुई, ये सब उसको ऑलरेडी दिया जाता है। तो हम ट्रांसफर करके वही खर्चा करवाएं, उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया कि पीएम केयर के तहत भी कोविड पेशेंट्स को ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और उन चीजों पर खर्चे किए जाते हैं। तो क्यों हम इसको ट्रांसफर करके एक अननेसेसरी एक सिस्टम और क्रिएट कर दें, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। कुल मिलाकर पीएम केयर फंड की पोजीशन, उसके बनने के बैकग्राउंड, उसका एक चैरिटेबल ट्रस्ट होना उसको सीएजी के परव्यू से बाहर रखता है, क्योंकि सीएजी के अंदर आर्टिकल 148 में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। साथ ही साथ में एनडीआरएफ में ट्रांसफर के पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया और उसी के साथ ही विवाद खत्म हो गया। तो अब आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पीएम केयर फंड को लेकर रिसेंटली ऑडिटिंग की एक कंट्रोवर्सी आई थी। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन मार्क्स ऑन द गवर्नमेंट दैट सच फंड्स आर मिस हैंडल्ड और मिस अप्रोप्रिएटेड। डू यू रियली थिंक दैट सीएजी शुड ऑडिट पीएम केयर एंड सच फंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू another funds like PM care should be transferred to NDRF to mitigate natural calamity? If you support this point, justify your answer. तो आपको एग्जामिनर इस तरह से पीएम केयर फंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम फ्यूचर के वीडियोस में कहीं इस पीएम केयर के ऑडिटिंग की कंट्रोवर्सी को लेकर जो है डिस्कशन करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पीएम केयर फंड की जानकारी मिल गई होगी, उसका लीगल स्टेटस पता चल गया होगा और साथ ही साथ में आपको इस कंट्रोवर्सी में क्या जो है बिंदु हैं उनके बारे में सारी क्लैरिटीज हो गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।